हेलो एस्पिरेंट्स। सो इन टुडेज क्लास हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या, इंडियन फिलोसोफर के बारे में। उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ और बहुत डेकोरेटेड पर्सनैलिटीज़ से भरा हुआ क्लास रहेगा आज का क्लास। सो द फर्स्ट पर्सनैलिटी विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज़ द वन जिसने भारत की पहचान को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित किया था। हम बात करने जा रहे हैं इस क्लास में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, तो अच्छे से समझना ये सारी चीज़ों को जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज स्वामी चलिए, स्वामी विवेकानंद जिनका रियल नेम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम हुआ करता था स्वामी विवेकानंद जी का एक्चुअल नेम? नरेंद्र नाथ दत्त। वो कोई एक आम आदमी या कॉमन मैन नहीं थे, साधारण सन्यासी नहीं थे जैसे बहुत सन्यासी होते हैं, वैसे वो एक साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने 12 ऑफ जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में जन्म लिया। वो पैदा होते हैं 1863 में 12 ऑफ जनवरी को एक बहुत पैसे वाले वेल टू डू फैमिली में कलकत्ता में। उनके जो पिताजी होते हैं, हिज फादर, ही वाज अ लिबरल थिंकर। वो बहुत लिबरल थिंकर थे। और उनकी जो माता थी, उनकी जो मदर थी, शी वाज अ वेरी डिवोटेड वुमन। वो बहुत भक्ति में विलीन रहती थी। फादर वाज अ लिबरल मैन, मदर वाज अ डिवोटेड वुमेन। ठीक है, इसका इसका असर बच्चे जब बड़े होते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन फादर और मदर से ही लेते हैं, और इसी का असर उनकी पर्सनैलिटी पर भी दिखता है हम लोगों को। उनके पास वेस्टर्न एजुकेशन से मिले हुए एक रैशनल और एनालिटिकल थिंकिंग भी थी, वेस्टर्न थॉट्स में जैसे हम देखते हैं, और जो उनके लिबरल फादर से आई, और उनकी माँ से उन्हें स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू समझ में आई। किसकी वैल्यू समझ में आई? स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू समझ में आई। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, जैसे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास टेक्निकल ब्रेन और एक स्पिरिचुअल गुरु के पास कंपैशनेट हार्ट होता है, वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी वो दोनों के टाइप थी। एक टेक्निकल ब्रेन भी था उनका, और एक कंपैशनेट हार्ट भी था। ठीक है, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई ब्रह्म समाज से। कहां से शुरू होती है? ब्रह्म समाज से उनकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी जो है वो शुरू होती है। जहां क्या होता है ब्रह्म समाज में? ब्रह्म समाज में आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया जाता है, मूर्ति पूजन को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1881 में, 1881 में, जब उनकी मुलाकात होती है श्री रामकृष्ण परमहंस जी से। ठीक है, उनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। ही मेट हिज गुरु इन 1881, और यहां से उनकी लाइफ 360 डिग्री एक टर्न लेती है। रामकृष्ण जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने उनको गाइडेंस दी, और विवेकानंद ने उनको अपना गुरु बना लिया, अपना दोस्त और अपना फिलोसोफर मान लिया उनको। ये कनेक्शन बिल्कुल ऐसा था जैसे कृष्णा और अर्जुन का था महाभारता में। ठीक है, एक गुरु जो शिष्य को उनकी असली शक्ति का एहसास दिलाता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को उनकी असली शक्तियों का एहसास दिलाया। यू आर अ वेरी गुड मैन एंड अ वेरी गुड थिंकर। ठीक है, आफ्टर दैट, ये तो हो गई उनकी बैकड्रॉप स्टोरी की बात हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज कंसेप्चुअल फिलोसफी, द कोर फिलोसफी ऑन which Swami Vivekanand worked till he was alive. The philosophy was practical Vedanta. किसकी फिलोसफी की बात की उन्होंने? प्रैक्टिकल वेदांता। दिस वाज द कोर फिलोसफी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल वेदांता की फिलोसफी पर। प्रैक्टिकल वेदांता, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं सबसे पहले। कभी भी फिलोसफी को बहुत टफ तरीके से समझने से कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि फिलोसफी बहुत इंट्रिंसिक चीज है। हर आदमी की दिमाग की सोच है, वो उपज है। तो उसको आपको अपने अंदर इम्बाइब करने के लिए बहुत इजीएस्ट वे में समझना जरूरी है, सो दैट आप उसका कोर समझ पाए। अगर कोर किसी भी फिलोसफी का समझ लिए ना, तो दैट इज इट, आप लिख लोगे अपने हिसाब से। कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो वेदांता का मतलब क्या होता है? वेदांता का मतलब है वेदास का सार, वेद का अंत। और वेदांता, यहां जब बात करते हैं प्रैक्टिकल वेदांता, तब वो बात करते हैं क्या वेदास का सार, द एसेंस ऑफ वेदास।
अक्सर लोग सोचते हैं कि वेदांता सिर्फ फॉरेस्ट में या हिमालय की गुफाओं में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विवेकानंद जी ने एक नई फिलॉसफी दी। ये फिलॉसफी आपकी एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल होनी चाहिए। जैसे हमने गुरु नानक जी के टाइम पे देखा था ना, इन्होंने भी वैसी एक फिलॉसफी दी। ऐसा नहीं है कि सन्यासी वन्यासी बनना पड़ेगा, हिमालय में जाकर बैठना पड़ेगा, आ सकती है सब चीजें। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस में थियरी पढ़ते हैं ना, थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज हम कहाँ होता है हमारा, वो हम यूज करते हैं मोबाइल ऐप बनाने में। भाई जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर है, पाइथन पढ़ रहे हैं, कोई सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये सब पढ़ के क्या कर रहे हैं, क्या मतलब मिल क्या रहा है पढ़ने से? एट द एंड एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक लैपटॉप का, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं उन लोग फिर के। तो दिस इज व्हाट ही सेड। उसी तरह से विवेकानंद ने वेदांता की थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा। कैसे उतारा? उनका सेंट्रल आइडिया था कि अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण है, ठीक है, गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, और हर इंसान के अंदर ब्राह्मण का एक छोटा सा रूप है। जैसे वेदांत में मैंने बोला था एवरीथिंग इज ब्राह्मण, पुरुष प्रकृति, मैं और आप सब उसी के एक सार हैं। इन्होंने प्रैक्टिकली क्या बोला? हर चीज ब्राह्मण है और हम सब छोटे छोटे अंश हैं उस ब्राह्मण के, आत्मा जिसको बोलते हैं हम सब, ठीक है। और उन्होंने कहा द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ is to realize that your आत्मा is same as ब्राह्मण। वही वेदांता की ही फिलॉसफी है, प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा भी समझेंगे तो यहां तक तो वो वही बोल रहे हैं कि जो कोर है, आपकी आत्मा और ब्राह्मण दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, लिखा हो, ना पढ़ा हो, इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड हो, उनके अंदर डिवाइन पोटेंशियल सबके अंदर है, क्योंकि हम आप सब एक एक आदमी इस दुनिया में ब्राह्मण का ही एक अंश है। यही फिलॉसफी जो है उनके सोशल वर्क का जो फाउंडेशन था वो क्रिएट करती है। उन्होंने बहुत सोशल वर्क किए थे, ठीक है। जब वो लोगों को हेल्प करते थे तो वो उन्हें वीक या हेल्पलेस नहीं मानते थे। लोग ऐसे दया करके कर देते हैं ऐसा नहीं मानते थे वो, बल्कि उनके अंदर की आत्मा सर्व करती रहती थी उस टाइम पे, ठीक है। वो उन एक्चुअली मतलब वो गरीब नहीं मानते थे, वो क्या करते, उनका कंसेप्ट ये था उनकी फिलॉसफी का कि जब वो किसी का हेल्प कर रहे थे, उनकी सोशल फिलॉसफी ये कहती थी कि वो उसका हेल्प नहीं कर रहे, वो उसके अंदर की आत्मा को हेल्प कर रहे हैं। और आत्मा तो सब ब्राह्मण का हिस्सा है, समझ रहे हैं आप लोग? व्हेन आई एम सेइंग ब्राह्मण, हियर ब्राह्मण इज गॉड, वो इटर्नल पावर, वो ट्रांसीडेंटल पावर की बात होती है, ठीक है। वो ब्राह्मण ही बोला जाता है फिलॉसफी में गॉड को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझो आप लोग, ही इज एन इटर्नल थिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे परे, सब उनके अंदर है, ऐसा वाला हिसाब है, समझ लेना, ठीक है। दिस इज व्हाई हिज टीचिंग वाज वेरी पावरफुल एंड अ रिवॉल्यूशनरी टीचिंग। ही गेव 4 योगास द पाथ फॉर लिबरेशन। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की 4 योगा वो बताया, पाथ बताया। किसने? विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी का कहना था कि एक ही रास्ते से सबको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है और मोक्ष की तरफ जाता है, ठीक है। उनका कहना था मल्टीपल रास्ते हैं जो मोक्ष की तरफ जाते हैं, 4 रास्ते ऐसे हैं जो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाएंगे सिमिलर पाथ में। हर एक इंसान, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान के लिए वही एक ही रास्ता होगा, ठीक है। उन्होंने इसलिए 4 अलग अलग मार्ग दिए जिसको हम लोग 4 योगास कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कर्म योगा। कर्म योगा, इसका इंग्लिश में कहीं बोलूं द पाथ ऑफ एक्शन। अब इसको ना, ये चारों योगा को व्हाट, हाउ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज कर्म योगा? कर्म योगा इज सेल्फलेस वर्क विदाउट बीइंग अटैच्ड टू रिजल्ट। वेदा का कर्मण्येवाधिके मा फलेषु कदाचन जो बोलते हैं, काम करो फल की चिंता ना करो, दैट इज सेल्फलेस वर्क। ये इनका क्या बोलते हैं, कर्म योगा का फिलॉसफी था, ठीक है। अब हाउ कैसे होगा ये? जब आप लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे या कोई भी ऑफिसर बन जाएंगे, आप बनकर सोसाइटी के लिए काम करते हैं, करेंगे ना भाई सोसाइटी के लिए काम, कि ऑफिस में एसी में बैठने जा रहे हो, सोसाइटी के लिए काम करेंगे आप सब, बिना ये सोचे कि आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, लाइक फेम और पावर, वो सोशल प्रेस्टीज मिलेगा, पावर, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब नहीं सोचना है, वो सब मिलेगा मिलेगा तो मिलना होगा। अभी आपका एक फोकस होना चाहिए, जब आप नौकरी में रहें, कभी भी रहें, कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें। आपका फोकस अपना ड्यूटी
को अच्छे से करने पर होना चाहिए। ठीक है, let us take an example. Imagine an आंगनवाड़ी वर्कर, she is working in a very remote village, बहुत अंदर के विलेज में छत्तीसगढ़ में कहीं काम कर रही है। ठीक है, she is tirelessly working for children's nutrition, आंगनवाड़ी में खाना देना उनका काम है, न्यूट्रिशन को। अब वो क्यों कर रही है? नॉट फॉर अ प्रमोशन, वो ऐसा नहीं है उनका कोई प्रमोशन हो जा रहा, आंगनवाड़ी वर्कर एकदम से कोई एकदम लाइमलाइट में आ जाएगी या शहर में हो हल्ला हो जाना है, बट बिकॉज शी नोज शी हैज द सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कंपैशन। वो कंपैशन, बच्चों को पढ़ाना इज नॉट इजी, बच्चों को संभालना इज नॉट इजी। जो 2-3 साल के बच्चे आंगनवाड़ी में 3 साल के बच्चे आते हैं, तो शी इज हैविंग अ कंपैशन। एक नर्स जब काम करती है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। भाई इल आदमी हमेशा इरिटेटेड होता है, अगर वो इल आदमी के साथ उन लोग 365 दिन काम कर रहे हैं, तो नर्स आर हैविंग अ वेरी ग्रेट कंपैशन, वरना आप और हम नहीं कर पाएंगे। वो कंपैशनेट लोग ही कर सकते हैं वो सारे जॉब को। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकंड, इन्होंने जो फिलॉसफी दी कर्म योगा के बाद, वो थी ज्ञान योगा। इन्होंने कहा ज्ञान योगा क्या होता है? द पाथ ऑफ नॉलेज। ये क्या है, मतलब ज्ञान योगा क्या है? तो इनका कहना था, स्वामी विवेकानंद जी का, द पाथ ऑफ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब? यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल ब्राह्मण एंड व्हाट इज अनरियल। इनका कहना था ज्ञान योग, नॉलेज से आप क्या एक्चुअल में ब्राह्मण गॉड है उसके बारे में, और क्या माया है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस कहां से जानोगे? जब आपको ज्ञान योग की प्राप्ति होगी। द पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज से जानोगे। ठीक है, इनका ऐसा कहना था। दिस इज लाइक अ साइंटिस्ट हु सीक्स ट्रूथ थ्रू लॉजिकल इंक्वायरीज। जो साइंटिस्ट होते हैं वो नए नए चीजों का खोज करते हैं, कैसे? विद द लॉजिकल इंक्वायरी, लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल डाटा। दे क्वेश्चन एवरीथिंग अंटिल दे रीच द अल्टीमेट ट्रूथ। जब तक वो, जब ब्लैक होल अभी कुछ दिन पहले बोला गया कि फाइनली वी गॉट द इमेज ऑफ ब्लैक होल। इंटरस्टेलर मूवी में ब्लैक होल को 7 साल पहले ही दिखा दिया गया, 2015 में। एट दैट टाइम दे वर हैविंग, वो उन्होंने, जो क्रिस्टोफर नोलन थे, उन्होंने काफी साइंटिस्ट से बात करके एग्जैक्ट वही इमेज को मूवी में दिखाया है। बट वो क्यों, जो साइंटिस्ट थे वो 2022-21 तक रुके रहे उस इमेज को लाने में? उन्होंने बताया सब ऐसा दिखेगा वैसा, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर डाटा। और जब डाटा कंप्लीट हो गया, दे प्रपोज्ड इट। दिस इज हाउ इट इज। ज्ञान योग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं ज्ञान विद रीडिंग बुक्स। ज्ञान का मतलब रीडिंग बुक्स नहीं है भैया। द पाथ ऑफ नॉलेज का मतलब नहीं कि पुस्तक लेके बैठे गए और आपको ज्ञान योग हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद सेड दैट बुकिश नॉलेज इज नॉट इजंट इनफ। मतलब वही सिर्फ इनफ नहीं है कि वेदास पढ़ लिया। उनका ऐसा कहना था, बुकिश नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट व्हाट इज ज्ञान योग? इट इज अबाउट रियलाइजिंग द नॉलेज फ्रॉम विद इन। अपने अंदर से वो नॉलेज को समझना इज द एंड गोल ऑफ ज्ञान योग, थ्रू डीप कॉन्टेम्पलेशन। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, कि रट लिए ऐसा, ये नहीं है कि पूरे गीता का सार रट लिए, ऋग्वेदा के पूरे श्लोक रट लिए, बट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिट ऑफ एवरीथिंग। एक एक चीज को समझना, रटना और समझने में जो अंतर है वही वो बताते हैं। सिर्फ बुक को पढ़ लिए, रट लिए, दिमाग में नहीं, उससे नहीं होगा। एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का, एक एक डेप्थ में मतलब आपको पता होना चाहिए, वो होता है ज्ञान योग। वैसे ही ये पेपर भी निकलता है। लोग बोलते हैं ना, हमने रट लिया प्रीलिम्स निकाल के मेंस में अटक जाते हैं। उसका रीजन होता है डेप्थ का नॉलेज नहीं है। यू हैव टू हैव द कोर नॉलेज, कोर आइडियोलॉजी, कोर फिलोसफी ऑफ एवरीथिंग। आइदर वी आर स्टडिंग पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी या फिलोसफी पढ़ रहे हो। ठीक है, द थर्ड पाथ ही हैव गिवन इज द भक्ति योग। क्या दिया उन्होंने? भक्ति योग। ये भी एक बहुत अच्छा मार्ग है, द पाथ ऑफ डिवोशन। यार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ थोड़ा लिख ले करो खुद से भी। मैंने सब नोट्स प्रोवाइड कर दिए, बट एग्जाम्पल को उसको पीडीएफ में लिख लो आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल तक मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट कभी कभी अपने आपको जो समझ जैसे आ रहा है वैसे आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि सबके समझने की तरीका अलग होता है। जब आप अपने तरीके से लिखते हो ना, तो बार बार रिवाइज करने में आसानी होती है। आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग। फिलोसफी में ना बुक लेना है आपको ना कुछ, वैसे भी जो बुक्स अवेलेबल है सब कट कॉपी पेस्ट। आई हैव given a lot of time to make those PDFs. Either it is the bookish one जो आपके PDF folder में है, और the dictation notes which I have provided. Those notes are more than enough. Why I have done so? This particular subject is nowhere available in English. And ये सब्जेक्ट हिंदी में भी कोई अच्छा नहीं पढ़ा पाता है।
ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग सो। हो सकता है मैं भी अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को ये लग सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत फिलोसॉफिकल चीज है, बट आई हैव गिवन व्हाट आई कैन, आई हैव ट्राइड टू गिव इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर विथ मैक्सिमम एग्जांपल्स, और ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है मैंने इन पूरे सब्जेक्ट में। बहुत कम फिलोसॉफिकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अगर एक्चुअल इंग्लिश में मैं बनाने जाऊँ मतलब बहुत टफर एंड में, तो फिलोसफी समझ ही नहीं आएगी, हर चीज में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, यही वर्ड्स घूमते रह जाएंगे, और आप एक तो इसके हिंदी के वर्ड्स भी अलग एकदम, अपरिग्रह, प्रमाण, मतलब हिंदी भी टफ, इंग्लिश भी टफ है फिलोसफी में, ठीक है, तो ये समझना है। नेक्स्ट जो उन्होंने तीसरा पाथ दिया 4 पाथों में, वो था भक्ति योग का, द पाथ ऑफ डिवोशन। व्हाट इज इट? द पाथ ऑफ प्योर लव एंड द डिवोशन फॉर गॉड इज द भक्ति योग। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिना किसी माँ जो वेट अ मिनट, जैसे एक बच्चा अपने माँ से बिना किसी शर्त के प्यार करता है, भक्ति भी वैसी ही है। बच्चा कुछ मांगता है कि माँ से प्यार है, माँ बच्चे से कुछ बोलती है कि प्यार, इटर्नल लव है वो, वैसे ही भक्ति है, ठीक है। विवेकानंद ने इसको 4 स्टेज में बताया है, इस भक्ति के भी 4 स्टेज है उन्होंने कहा। सबसे पहला स्टेज 1 ये कहते हैं कि आइडल वर्शिप है, मतलब आप एक किसी मूर्ति का पूजा कर रहे हो। सेकंड स्टेज ये बताते हैं भक्ति योग में, चैंटिंग गॉड्स नेम, भजन कीर्तन करते हैं आप लोग, ठीक है, भजन कीर्तन, ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज इन्होंने कहा साइलेंट मेडिटेशन एंड फोकसिंग ऑन गॉड, नाम जप और साइलेंट बैठ के मेडिटेशन करना। और चौथा इन्होंने कहा रियलाइजिंग दैट देयर इज नथिंग बट गॉड, दुनिया में कुछ नहीं है सिर्फ भगवान है। दिस स्टेज इज द अल्टीमेट यूनिटी, ठीक है, ये रियलाइजेशन का। तो ऐसा है, अभी हम लोग मूर्ति पूजन में बैठे हुए हैं, थोड़ा मोड़ा कभी कभी साल में भजन हो जाता है, मेडिटेशन 10 मिनट तो कर ही लेते हैं सुबह सुबह। तो ये 3 पात तो हम, पहला पात तो अच्छे से कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा पात ले दे के हो रहा है, चौथा पात तक तो भगवान ही जाने पहुंच पाए ना पहुंच पाए हम सब। एंड द फोर्थ पाथ ही हैज गिवन ज्ञान भक्ति और क्या बोला मैंने पहला आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट वन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग हो गया। चौथा इन्होंने कहा राजयोग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। इनके हिसाब से द पाथ ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड एंड बॉडी, आप मन को और शरीर को कहीं संतुलित कर लेते हैं, इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू स्पिरिचुअल लाइफ, एक्चुअली इनका कहना था। अब कैसे, हाउ यू विल अचीव दिस, थ्रू स्पेसिफिक योगिक एक्सरसाइजेस, अलग अलग योगा का एक्सरसाइज करना होगा, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करनी होगी। यू कैन अचीव अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आप ध्यान कर पाएंगे, विच हेल्प यू रियलाइज योर ट्रू नेचर। जब आप ध्यान करते हैं ना, 5 मिनट ऐसे आंख बंद करना, कुछ मत सोचना, कुछ दिमाग में आएगा तो उसको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करना, बहुत दिक्कत कर, धीरे से हटाने की कोशिश करना। यू विल फील योर सेल्फ, आप अपनी बॉडी में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे, अपने साथ आप उसको मतलब कुछ इमेजिन नहीं करना है उस टाइम पे, एकदम स्टक, एकदम ब्लैंक, दिमाग एकदम खाली होना चाहिए उस टाइम पे। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो बस एक पावर, एक सन को ऐसे इमेजिन कर लो, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो आंख बंद करके कि एक सन है, उसी को आप, उसकी गर्मी और उसको फील कर रहे हो। दिस इज व्हाट ही सेज, राज, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये 4 तरीके बता दिए इन्होंने, इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन की बात की थी, ये अलग टॉपिक हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अंदर ही, यूनिवर्सल रिलीजन, द ग्रैंड विजन। विवेकानंद जी की जब मैं बात करता हूं तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका यूनिवर्सल रिलीजन का कंसेप्ट, ठीक है, जिससे उन्होंने शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पेश किया था इस पर्टिकुलर इसको, यूनिवर्सल रिलीजन को। उनका कहना था कि रिलीजन कोई डॉगमा या रिचुअल का सेट नहीं है कि ये करोगे तो ये रिलीजन आप फॉलो कर पाओगे। इनका कहना था इट इज अ पर्सनल जर्नी, एक खुद की जर्नी है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल फ्रीडम, अपने आप को फ्री करने की एक खुद की जर्नी है ये। उन्होंने समझाया था कि सभी रिलीजन में 3 एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, दैट इज हर रिलीजन में फिलॉसफी होती है। द कोर प्रिंसिपल लव, हर रिलीजन में, कहीं बोला गया कि लड़ो लड़ो लड़ो, कहीं नहीं है, लव सब में है। ट्रुथ, हर रिलीजन बोलता है सच्चाई का साथ दो, कोई भी उठा लो आज दुनिया का रिलीजन, कौन सा रिलीजन बोल रहा है कि झूठ का साथ दो, कोई नहीं।
तो इनका कहना था यूनिवर्सल रिलीजन क्या होता है, उनका कहना था कि तीन चीजें हर रिलीजन में मिलेंगी। पहला है एक कोर फिलॉसफी जो लव और ट्रुथ के अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है, और काफी चीजें उन्होंने बताई थी, मैं जनरल बता रहा हूं। इन्होंने कहा हर रिलीजन में एक माइथोलॉजी होगी, ठीक है, द स्टोरीज दैट मेक द फिलोसफी रिलेटेबल। जैसे हम पढ़ते हैं स्टोरीज ऑफ रामा, कृष्णा जी का, जीसस का, प्रॉफेट मोहम्मद जी का, तो ये सारी स्टोरीज है ना, तो ये सारी स्टोरीज माइथोलॉजी, हर एक रिलीजन में माइथोलॉजी होगी। और आखिरी होगा रिचुअल्स, द प्रैक्टिस ऑफ सेरेमनीज, जैसे हिंदू पूजा करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट ही हैव टेल कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है, हर रिलीजन में ये तीन चीजें आपको कॉन्स्टेंटली कॉमनली मिलने को है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल रिलीजन को कुछ नया मत समझना, विवेकानंद जी का जो यूनिवर्सल रिलीजन है, इट इज नॉट अ न्यू रिलीजन दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। ऐसा कुछ नहीं है कि नया हिंदू टाइप का एक अलग यूनिवर्सल रिलीजन बनाया उन्होंने। इंस्टेड इट इज अ माइंडसेट ऑफ रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन। ही वाज टेलिंग कि हम सबको एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट करना है। He compared religion to different rivers flowing in the same ocean। उन्होंने क्या बोला कि जैसे एक ओशियन में अलग अलग रिवर आके मिल जाता है, ये एक ओशियन है, तो उनका कहना था वैसे ही रिलीजन है भाई, हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख, सब सब आके एक ही ओशियन में मिल जा रहे हैं, जैसे गंगा, महानदी, नर्मदा, ऑल फ्लोज इन सेम सी। So all religion leads to same ultimate truth. That what is विवेकानंद जी बताना चाहते थे हमको, ठीक है। He says, he very beautifully said, इन्होंने कहा था, बहुत अच्छे से कहा था, truth is God। क्या है? सच्चाई ही भगवान है। इसका मतलब इफ यू आर अ ट्रुथ सीकर, आप ट्रुथ की ओर भाग रहे हैं, then you are on the right path regardless of your religious affiliation। आप सही हैं, अब चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, अगर आप सच की ओर भाग रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं, याद रखिएगा जीवन में, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ विवेकानंद जी फिलोसफी। नाउ we will talk about the next thing, that is सर अरबिंदो। इनके बारे में आप फिलोसफी समझेंगे हम लोग, सर और बिंदो, ठीक है। चलिए, इंटरनल योगा, एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं सर अरविंदो। तो अभी तक हमने स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफीज में 4 योगा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, क्या क्या, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा। सर अरबिंदो ने इन्हीं सभी पाथ को एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया, जो उन्होंने बताया था ना स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्हीं सबको एक पाथ में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जिसे उन्होंने इंटरनल योगा का नाम दिया, सॉरी इंटीग्रल योगा का। जैसे एक इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टूल्स को एक साथ यूज करता है, कुछ भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वैसे ही जो इंटरनल योगा है, उसमें जो साधक है, जो इंटरनल योगा प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पूरे माइंड को, बॉडी को, इमोशन को, स्पिरिट को एक साथ ट्रांसफॉर्म करता है। वही सर अरबिंदो का कहना था। इनकी कोर आइडियोलॉजी और कोर आइडिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक लेवल पर नहीं होता है, बल्कि कंप्लीट और ऑल अराउंड होना चाहिए एक इंसान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मन, शक्ति, बॉडी, इमोशन, वेलबींग, सब एक साथ होना चाहिए, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट, इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप, जैसे आपको एक ट्रेडिशनल, नहीं ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा एग्जांपल, चलिए समझते हैं कि आपको एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है। मैं ट्रेडिशनल में चला गया तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मैं प्रोफेशनल जाते हैं। आपको एक ट्रेडिशनल नहीं, एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है, तब आपको क्या करना होगा? तो आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम नहीं करना होगा, आपको अपने माइंड को भी शार्प करना होगा, क्योंकि फोकस लगता है किसी भी एथलीट को। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, जब मैचेस होते हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है, और आपको उस गेम को बहुत अच्छे से समझना होगा। यही इंटरनल योगा की एग्जैक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये चीजें। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ
विराट कोहली। विराट कोहली को हम बोलते हैं बहुत, मतलब सेकंड बैटिंग जब होती है तो प्रेशर में बहुत तगड़े से खेल जाते हैं। अपने आप को विराट कोहली की जगह रखो, ही इज डेड एंड फिट, तभी तो वह एथलीट है इतना अच्छा। जब इंडिया मुंबई के वानखेड़े में खेल रही होती है तो वहां लाख लोग बैठे होते हैं, 50,000 लोग, और वहां क्या प्रेशर होता है। इंडिया एक मैच हार जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, विराट कोहली इज बैटिंग एंड 50 रन्स आर देयर टू चेज इन 25 बॉल्स एंड विराट कोहली इज बैटिंग विद द 50,000 क्राउड एंड 140 करोड़ पीपल सीइंग हिम इन टीवी। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? दैट इज व्हाट ही सेज, कि सिर्फ वो फिट होते तो हो पाता क्या? नहीं, ही इज मेंटली वेरी टफ, ही इज वेरी गुड इन हिज स्किल्स। तो दिस इज व्हाट, ये अलग अलग पूरे सेक्ट आपके साथ होंगे, देन यू विल हैव अ इंटीग्रल योगा। यही है इंटीग्रल योगा, ठीक है? तो ये आपको समझना है। नाउ सर अरबिंदो ने कहा था कि केवल मुक्ति या लिबरेशन जीवन में काफी नहीं है, ठीक है? हमारा गोल है डिवाइन लाइफ जीना। हम जब जितना जीवन जी रहे हैं बहुत एक डिवाइन तरीके से जिए, और यहीं पर जिए, इसी अर्थ पर जिए, उनका कहना था। इस फिलॉसफी को हम बोल सकते हैं एक रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट दिया उन्होंने। ये संन्यास को नहीं बल्कि संसार में रहते हुए ही स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता है। अभी तक हम वेदांता वेदांता बोलते हैं ना, सन्यासी बन जाते हैं, ये करना वो कर, इनका कहना था भैया इसी जीवन में रहो, अपना कर्म करो, जो कर रहे हो उसको परफेक्शन से करो, और जो इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस करो। एवरीथिंग शुड बी, योर बॉडी माइंड सोल शुड बी गुड, एंड आप इसी धरती में रहते हुए अपने जीवन को एक डिवाइन लाइफ बना लो, ठीक है? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंटीग्रल योगा इज अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, बट रिमेंबर सर अरबिंदो ने इस सिस्टम को बहुत ब्रॉडर बोला था, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू कैन डू इन अ आश्रम। एक आश्रम की बात नहीं की कि वहां जाके मेडिटेट एक रूम में कर रहे हैं। इट्स, he tells us about transforming the thoughts, our emotion and the action in your daily life, ठीक है? तो अब समझे आप लोग क्या बात हो रही है। इन्होंने एक स्टेज भी दिया, द ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की बात की थी इन्होंने, वो भी समझ लेते हैं क्या था द ट्रिपल सर अरबिंदो जी ने ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं उसको बेसिकली 3 हिस्से में डिवाइड किया था। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक प्रोग्रेशन है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे वीडियो गेम के लेवल बढ़ते हैं ना, मारियो का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वैसे ही एक लेवल है, मान के चलिए, ठीक है? सबसे पहले इनका कहना था स्टेज 1 में साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। What is the psychic transformation? It is the inward turn of your consciousness, अपने अंदर, अपने इनर सेल्फ को पहचानना, जिसे सर अरबिंदो ने साइकिक बीइंग कहा था, ठीक है? तो ये समझना, ये समझाता हूं हाउ यू विल अचीव दिस। ये स्टेज जो है सबसे आसान है उनके हिसाब से, ठीक है? जब अपने आप अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन को सुनते हैं, जो बोलते हैं ना आज मेरी गट फीलिंग है बहुत तगड़ा, मैं एग्जाम लिखाऊंगा, आज मेरी गट फीलिंग नहीं बोल रही है कि अच्छा होगा, ये है साइकिक इंट्यूशन। उनका कहना था जब आपकी गट फीलिंग या इंट्यूशन को आप सुनते हैं, जब आप अपने आपके इनर सेल्फ को सही रास्ता दिखाते हैं, वो आपको साइकिक बीइंग बना देता है, ठीक है? इसी स्टेज में आप उस इनर वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं, सोचने की, बोलते हैं ना मेरा इंस्टिंक्ट है यार ये आज सही होगा, मेरा इंस्टिंक्ट है यार मैं तगड़ी बैटिंग करके आऊंगा आज, आज मेरा मन, आज मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मैं इस सब्जेक्ट का 5 चैप्टर खत्म करूंगा। दैट इज व्हाट इज साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ही सेज। लेट अस टेक एन एग्जांपल, थोड़ा समझोगे आप लोग। इमेजिन करिए एक बहुत यंग स्टूडेंट फ्रॉम अ छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा वेरी डीप विलेज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? उस डिस्ट्रिक्ट से, बहुत डीप विलेज से, ही गॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव, बहुत अच्छा पैसे वाला उसको जॉब मिल जाता है रायपुर में, बिग सिटी में, या मुंबई में, कहीं भी एक अच्छा जॉब मिल जाता है। बट ही फील्स अ स्ट्रॉन्गर इनर पुल, उनको हमेशा अपने अंदर से ऐसा खिंचाव महसूस होता था टू वर्क फॉर हिज और हर लोकल कम्युनिटी। अब उन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना, दैट इज व्हाट इज साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने विलेज में आते हैं और अपने लोगों के लिए काम करते हैं, एकदम इजी फॉर्म में इनका यही कहना था। स्टेज 2 में अरबिंदो जी कहते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? या मैसेज ऐसेज करके बताओ मेरे को यार तुम लोग।
इतना टफर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, बस कर ले रहे हैं क्लास भाई लोग सब। स्पिरिचुअल और वैसे भी अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज लगाने के बारे में भी सोचना है, ठीक है। टाइम इज देयर, अब बहुत कम टाइम बचा है पेपर को। टेस्ट सीरीज और उसके वीडियोस भी देखते रहेंगे सब लोग। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, इनका कहना है व्हाट इज इट, सबसे पहले समझते हैं। इस स्टेज में आप अपने ऊपर के इस हायर स्पिरिचुअल रेलम से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से एक कनेक्शन। इसका कैसे वर्क करेगा, इसे बोल देने तो बहुत आसान हो जा रहा है। यहाँ एक हाइपर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आप एक हायर स्पिरिचुअल फोर्स या एनर्जी को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आपके माइंड, लाइफ और बॉडी को प्यूरिफाई करना शुरू करता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक म्यूजिशियन को सडन इंस्पिरेशन मिलता है और उन्हें लगता है कि म्यूजिक उनके अंदर से आ रहा है। ए आर रहमान ऐसी बोलते हैं ना कि आई फील इट। कभी कभी ऐसा रात के 2 बजे उठ के वो म्यूजिक बनाने चले जाते हैं, उनको फील आया उस टाइम पे, उनको म्यूजिक अंदर से आया, ठीक है। तो वो ही है आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे समझना आप लोग, उनको अंदर से कैसे आया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बीइंग ने उनके अंदर वो डाला, और वो उनके एक पाथ बनते हैं उस साउंड को निकालने के लिए। दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनका कहना था सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज 3। सर अरबिंदो के हिसाब से ये अल्टीमेट गोल है हमारी लाइफ का, और सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। इसमें सुपर माइंड को हमको डिसेंड करना होता है। कैसे करते हैं ये समझते हैं हम, ठीक है। हाउ, जब सुपर माइंड डिसेंड करता है तो पूरा ह्यूमन बींग, हम पूरे ह्यूमन बींग हैं, उसके माइंड, लाइफ और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके एक डिवाइन एग्जिस्टेंस में इवॉल्व कर देता है। ये आपको समझना है, ठीक है। जब हम अपने माइंड को स्टक कर पाते हैं किसी चीज पे, ट्रांसेंडेंट हो जाते हैं, तब हमारा माइंड, सोल, बॉडी सब एक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था कंसेप्ट। कैसे सर, एक उसको और समझते हैं अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेके। इसको ऐसे समझिए जैसे एक कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट चेंज, जहां एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने लिमिटेशन से आगे निकलकर एक कंप्लीटली इवॉल्व्ड डिवाइन बीइंग बन जाता है। यही मैंने बोला ना आप लोगों को, ये अल्टीमेट गोल है और सबसे डिफिकल्ट स्टेज है, जिसमें अपने सुपर माइंड को डिसेंड करना है हमको, ठीक है। काहे को, कि ताकि वो पूरा ह्यूमन बीइंग को, माइंड, बॉडी, लाइफ, सोल को ट्रांसफॉर्म करके एक डिवाइन एग्जिस्टेंस में इवॉल्व कर दे। हम ही एकदम चक्र वक्र सिर के पीछे घूम जा रहे हैं हम लोगों के, ऐसे टाइप से हो जाता है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। व्हाट, ये 3 स्टेजेस हो गए। अब एक अलग से समझा रहा हूं आपको, सुपर माइंड क्या हो रहा है, द अल्टीमेट रियलिटी। सुपर माइंड क्या है, ऐसे सुपरमैन टाइप नहीं है, थोड़ा समझो इसको। सर सर अरबिंदो की फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, पूरे फिलॉसफी का जो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा होगा कि सुपर माइंड का कंसेप्ट क्या था इनका। तो इनके हिसाब से इट इज द अल्टीमेट रियलिटी, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आपके अंदर का सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और सभी चीजों का सोर्स है सर अरबिंदो के हिसाब से ये सुपर माइंड। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, हमारा जो नॉर्मल माइंड है वो चीजों को टुकड़ों में या फ्रेगमेंट में देखता है, एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा, फिर सबको जोड़ के समझाता है हमको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा ही पार्ट समझ पाते हैं जब भी हम यूनिवर्स को देखते हैं। यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्या हमने पूरा समझ लिया, नहीं, हम टुकड़े टुकड़े में समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर सुपर माइंड एक ऐसे अगर आप सुपर माइंड स्टेज में रहेंगे, तो वो एक ऐसा स्टेज है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ एक कंप्लीट पिक्चर में दिखाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये सुपर माइंड का कंसेप्ट था। देयर वाज अ कॉल फ्रॉम टेक्निकल टीम, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको और सुपर माइंड को समझने के लिए। इमेजिन अ ब्लूप्रिंट फॉर अ मैसिव स्काई स्केपर, बहुत बड़ा स्काई स्केपर बना रहे हैं हम, बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है।
आवर माइंड सीज ओनली अ सिंगल लाइन ऑन द ब्लूप्रिंट। ऐसे एक घर है तो हमारा दिमाग क्या देख रहा है, बस ऐसे एक सिंपल सा क्या देख रहा है, स्काई स्कैपर का लाइंस को देख रहा है यहाँ पे। बट द सुपर माइंड सीज द एंटायर बिल्डिंग। जब सुपर माइंड रहेगा वो इसके अंदर देखा पूरा घर वर दिख जा रहा है उसको, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स पर्पज ऑफ, कहाँ क्या है, कैसे है, क्या है, सब एट वंस, ठीक है। तो ये होता है आपका सुपर माइंड। आपको समझना है किसी भी चीज को बहुत डेप्थ में जब हम समझ लेते हैं उसको हम सुपर माइंड कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट गांधी जी। अगर हम फिलोसफीज की बात करते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश में सबसे बड़ा कोई इंसान था जो मॉडर्न इंडिया की बात करूं मैं, तो वो थे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज द वन वाई वी एंड यू आर सिटिंग इंडिपेंडेंट इन आवर कंट्री टूडे। He was the one of the most important figure of all time which India have got। एक दुबले पतले से इंसान और जो विल पावर था उनके अंदर, ट्रस्ट मी, गांधी जी इज द वन हु हैज सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री एंड दैट टू। एक तो चेहरे में कोई शिकन हो उनके, आज आप निकलते हैं चार लोगों को देख के डर जाते हैं, कोई पावरफुल लोग दिख जाए, ही वॉज, वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स उनसे डरा करते थे, और एक धोती पहन के पूरा देश घूम जाते थे वो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट स्ट्रेचर, व्हाट अ मैन वाज ही, एंड व्हाई ही वाज सो, बिकॉज उनकी फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग थी। सो वही हम समझते हैं गांधी जी की फिलॉसफी। गांधी जी ने एक बार बहुत अच्छी चीज की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। आपको अपने आप को खोजना है तो दुनिया में, दुनिया के लोगों के लिए, सबके लिए काम करने के लिए आप अपने आप को डिवोट कर दो, ठीक है। तो आप समझते हैं इनकी फिलॉसफी, और इनकी फिलॉसफी को डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, गांधी जी का बैकड्रॉप नहीं दूंगा क्योंकि इसको मैंने 50 बार हिस्ट्री में बता ही दिया होगा। इनकी सबसे मेन फिलॉसफी थी अहिंसा। अहिंसा की बात करते थे, दैट इज जस्ट नॉट ओनली नॉन वायलेंस, उससे ऊपर की बात है, ठीक है। देखो, अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फिजिकली हार्म नहीं करना है किसी को। गांधी जी के लिए अहिंसा एक पॉजिटिव और एक्टिव फोर्स था। क्या था? एक पॉजिटिव और एक्टिव फोर्स था। इट इज अ संस्कृत वर्ड दैट ट्रांसलेट टू द लार्जेस्ट लव, द ग्रेटेस्ट चैरिटी। इसका अहिंसा का मतलब अगर संस्कृत में लेंगे तो इसका मतलब है द लार्जेस्ट लव, द ग्रेटेस्ट चैरिटी, ठीक है। चलो एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करिए आप किसी को मारते नहीं हो, आप जाके रट पिट दन 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 झापड़ अपड़ किसी को नहीं मार रहे हो, ठीक है। बट आपके माइंड में उसके लिए हेट्रेड है, वैसे गुजरा किस्मत होती तो ऐसा करके नहीं, मतलब आप मार तो नहीं रहे हो, मतलब वायलेंस तो नहीं कर रहे हो आप, मगर आपके मन में क्या है, उसके लिए हेट्रेड है। गांधी जी के लिए यह भी अहिंसा था। अहिंसा तब है जब आपके मन में किसी के लिए भी कोई इल विल नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है, तब वो एक्चुअल अहिंसा है। सिर्फ मारने का ही अहिंसा नहीं है, ठीक है। यही समझाना था मेरे को आपको। गांधी जी के हिसाब से अहिंसा इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी जी ने साफ कहा था कि अगर आपके पास वायलेंस, और क्या बोल सकते हो आप, वायलेंस में इसे आप, गांधी जी का कहना था कि अगर आपको वायलेंस या कोवर्डाइस, कायरता, या तो अहिंसा करना है या कायरता, उसमें से एक को चुनना हो तो आप वायलेंस को चुनिए। देखो, गांधी जी ने क्लियर बोला, अगर आप कायर बनना की कोशिश कर रहे हो और वायलेंस, ये दो, गांधी जी का ये था कि वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था हिंसा। उनका कहना था अगर आपको ऐसा एक सिचुएशन आ जाए कि आपको अहिंसा को चुनना हो और उसी के साथ आपको क्या चुनना हो, कायरता को चुनना हो, तो आप वायलेंस को चुनिए। नॉन वायलेंस कायरता नहीं है, इट रिक्वायर्स इमेंस करेज, ठीक है। समझते हैं। और एक पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी में एक पुलिस ऑफिसर रहता है और वो ड्यूटी से भागता है तो वो कावर्ड है। लेकिन अगर वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करता है तो वो ब्रेव है, ठीक है। तो यही समझना है आपको, क्या है जो समझाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अहिंसा एंड ट्रुथ। जो अहिंसा और ट्रुथ की बात करते हैं, गांधी जी ने अहिंसा को लव और ट्रुथ से इक्वेट किया था। मतलब उन्होंने कहा था अहिंसा इज इक्वल टू लव एंड ट्रुथ, सच्चाई और प्यार।
उन्होंने कहा था ट्रुथ इज द एंड एंड अहिंसा इज द मीन्स, मतलब ट्रुथ अंत है, सच्चाई तक पहुंचना अंत है हमारा, वही हमारी खोज है, और उसका रास्ता जो है वो है अहिंसा। इसका मतलब है अगर आपको सच तक पहुंचना है तो नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, द टू फेसेस ऑफ अ सिंगल कॉइन। गांधी जी के हिसाब से अहिंसा इज अ हायर वैल्यू देन लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, आपकी लाइफ खत्म हो सकती है बट अहिंसा का प्रिंसिपल हमेशा रहेगा। दैट इज व्हाट गांधी जी सेज। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट अहिंसा के बाद इनका आता है जिसको हमने बहुत सुना है, दैट इज सत्याग्रह, द फोर्स ऑफ ट्रुथ। अब हम आते हैं उनके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, दैट इज सत्याग्रह। अक्सर लोग इसको पैसिव रेजिस्टेंस समझते हैं बट इट इज अ ह्यूज मिस्टेक। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह लिटरली मींस ट्रूथ फोर्स, सत्य का आग्रह करना। जो इस वर्ड को आप तोड़ोगे, सत्य प्लस आग्रह है, मतलब सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ फोर्स, सत्य का आग्रह, आग्रह मतलब बुलाना और सत्य का मतलब ट्रुथ। इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ रेजिस्टेंस, एक नॉन वायलेंट मेथड है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो आपके साथ गलत हो रहा होगा। हाउ डज इट वर्क? इसका कोर प्रिंसिपल क्या बोलता है? इसका कोर प्रिंसिपल है कि एक सत्याग्रही अपने अपोजर्स को फिजिकली नहीं बल्कि मॉरली और स्पिरिचुअली जीतता है। फिजिकली ऐसे मार वार के नहीं जीत रहे हैं, मॉरली आप अच्छा काम कर। याद है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक आता है, पान को थूक देता है, रोज वो साफ करता है बाल्टी से, और एक दिन वो थूकना बंद कर देता है। ही वॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन मॉरली एंड मॉरली, वहां पे मॉरली उसको जीत लिया उसने। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट दिस पर्टिकुलर सत्याग्रह सेज, कि आपको फिजिकली नहीं मॉरली और स्पिरिचुअली उनको जीतना है, को उससे सिंपैथी और लव से जीतना है हमको। ठीक है, एक सिंपैथी और लव क्रिएट करके जीतना है, इनका कहना था। याद कीजिए 1929 के सॉल्ट सत्याग्रह को। गांधी जी ने वायलेंस का रास्ता नहीं चुना उस टाइम भी, उन्होंने नॉन वायलेंटली दांडी मार्च किया और नमक बनाया। उस टाइम पे जब नमक पे इतने टैक्सेस थे, उनके पीसफुल रेजिस्टेंस ने ब्रिटिशर्स के मॉरल को बहुत जबरदस्त तोड़ा और ग्राउंड तक लेके चले गए, तोड़ दिया था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो आपको ये समझना है। और क्या एक आदमी निकला एक लाठी और धोती पहन के अकेले, और एक काफिला बन गया। द sheer simplicity and truthfulness of the act were its greatest power at that time. Are you getting what I am telling you? So that is what is सत्याग्रह। सत्याग्रह का कंसेप्ट आप देखते हो, सत्याग्रह का कंसेप्ट साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट से डेवलप हुआ था जब गांधी जी वहां 22 साल तक थे। आपको यह भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ। गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रही के अंदर 10 क्वालिटीज होनी चाहिए थे। जान लो, ऐसे मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। एक तो उन्होंने कहा आपको फियरलेस होना है, बहुत फियरलेसनेस होना है, निर्भयता, डर नहीं होना चाहिए भाई, सत्याग्रह के पाथ में निकले हो तो। दूसरा, सेक्रीफाइस करने की हिम्मत होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं आज किए कल नहीं। और आखिरी कहा ना, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। सर 10 किया था, 4 सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। ठीक है, गांधी जी ने तो ये तक कहा था, जो ये उन्होंने 10 फिलोसफीज दिए थे, कि इफ पर्सन, इफ अ सत्याग्रही, इफ अ ट्रू सत्याग्रही हु हैज डेवलप्ड दीज क्वालिटीज कैन इवन फेस द माइटी ऑफ द आर्मी और द एम्पायर अलोन। उन्होंने कहा था एक आदमी के अंदर ये 10 क्वालिटीज होंगी तो अरे पूरी आर्मी आ जाए सामने, वो भी हम झुका देंगे करके। और यही तो किया था इन्होंने, झुका दिया था एक ब्रिटिशर को जिनकी इतनी कॉलोनीज हुआ करती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट ही सेज अबाउट द 11 वोव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने फॉलोअर्स के लिए 11 क्या बोले, वोव्स रखे थे। ठीक है, ये वोव्स सिर्फ पर्सनल नहीं थे, वोव्स मतलब कसम होता है। ठीक है, कसम, 11 कसम खा लिया ऐसा। और ये पर्सनल वोव्स नहीं थे कि पर्सनल कसम थे, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया था इन्होंने। 6 इसमें 11 में से 6 जो थे ना, 6 इंडिविजुअल वोव्स थे और 5 जो थे सोशल वोव्स थे। ठीक है, तो क्या क्या उसके कसम थे वो देखते हैं। इंडिविजुअल थे और 5 सोशल वोव्स थे। अगर इंडिविजुअल वोव की बात करें तो उन्होंने बोला कि आप कसम खाइए, जस्ट अ सेकेंड।
तो मैं यहाँ बात कर रहा था आप लोग को कि उन्होंने 6 इंडिविजुअल वोव्स दिए और 5 सोशल वोव्स दिए थे, ठीक है। सो व्हाट आर द 6 इंडिविजुअल वोव्स, जो 6 कसम उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि वी शुड हैव अ कसम खाने के लिए कि ट्रुथ और अहिंसा, द ट्रूथ, कि आपको सच्चा रहना है और अहिंसा का पाथ फॉलो करना है। दिस वाज फर्स्ट। सेकंड उन्होंने कहा कि ब्रह्मचार्य, सेल्फ कंट्रोल ओवर डिजायर की बात की उन्होंने, ठीक है। ये सब इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। पहला ट्रूथ एंड वायलेंस, दूसरा उन्होंने ब्रह्मचार्य की बात कर दी, तीसरा उन्होंने कहा द कंट्रोल ओवर आर पैलेट, ईटिंग फॉर हेल्थ नॉट फॉर प्लेजर। आप जो खाना खा रहे हो प्लेजर के लिए मोमोज दबा रहे हैं जाके, ऐसे टाइप से नहीं कि पिज्जा ही पिज्जा खा रहे हैं डोमिनोज और पिज्जा हट में जाके, बट उनका कहना था कि आप खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और आखिरी इन्होंने कहा, इसमें और क्या कहा इनका, एक इंपॉर्टेंट, एक 1 2 3 4 हो गया ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ही सेज कि नॉन स्टीलिंग, चोरी वोरी नहीं करना है भैया, है ना, एंड नॉन, छठवा कहा इन्होंने, नॉन पोजेशन, इसका मतलब डोंट टेक व्हाट इज नॉट योर्स एंड डोंट ओन मोर देन व्हाट यू नीड। मतलब बहुत ज्यादा पोजेशन नहीं करना है, बहुत कोई स्टीलिंग नहीं करना है, मतलब स्टील मतलब चोरी नहीं, मतलब जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है भाई, मान लो, ठीक है। तो ये 6 कसम उन्होंने दिए थे इंडिविजुअली। और सोशली इन्होंने कहा, क्या क्या कहा, 5 बोला उन्होंने, कि एक ब्रेड लेबर, मतलब श्रम दान करो, इसका मतलब है कि हर इंसान को अपनी लिविंग के लिए फिजिकल लेबर करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। दिस पर्टिकुलर थिंग प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर वर्क, श्रमदान करो बोला उन्होंने। नेक्स्ट कहा इन्होंने फियरलेसनेस अगेंस्ट द फेस ऑफ अन इनजस्टिस। नेक्स्ट इन्होंने और क्या कहा, इक्वेलिटी ऑफ रिलीजन, इक्वेलिटी ऑफ रिलीजन, सर्वधर्म संभव, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली इन्होंने कहा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा स्वदेशी, वो फॉर स्वदेशी, उस टाइम क्या है, बाहर के आइटम वाइटम को हमको हटाना था, तो स्वदेशी को इन्होंने कहा। सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्रीज, इसका एग्जाम्पल भी आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो चरखा चलाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये एक स्वदेशी इन्होंने कहा। और आखिरी अनटचेबिलिटी, वो फॉर UNTOUCH, he actively worked throughout his life against the practice of untouchability, ठीक है। और इन्होंने जो अनटचेबल्स उस टाइम पे जिनको बना रखा गया था उनको हरिजन भी कहा था, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझ गए द 11 वोव्स, ये याद कर लेना है, क्वेश्चन में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, एक ऐसे बन सकता है, टॉक अबाउट द 11 वोव्स ऑफ गांधी जी, ये 11 को लिखाना दबा के, ठीक है, समझ तो गए होगे। नेक्स्ट इनका है सर्वोदय सोसाइटी। सर्वोदय सोसाइटी इज द विजन फॉर परफेक्ट इंडिया। सर्वोदय का लिटरल मीनिंग होता है द राइज ऑफ ऑल और द वेलफेयर ऑफ ऑल। ये गांधी जी के आइडियल सोसाइटी का एक विजन था, कैसा हमारा देश होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सर्वोदय सोसाइटी, सो इसमें मैं बता रहा हूं, नोट्स में आपको मिल जाएगा सब। अ सोसाइटी वेयर गुड ऑफ एवरीवन इज अचीव्ड, सबके लिए अच्छा हो रहा हो, नॉट जस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल, एक सेक्ट ऑफ द पीपल के लिए, सबके लिए अच्छा हो रहा हो, ऐसी एक सोसाइटी। नो अनटचेबिलिटी शुड बी देयर, नो इंटॉक्सिकेशन, दारू वारू अल्कोहल कोको कोला नहीं पीना है। नेक्स्ट ही सेड कि एक अच्छी सोसाइटी वो सोसाइटी है वेयर देयर इज इक्वालिटी फॉर वुमेन। और इन्होंने कहा राम राज्य होना चाहिए। अब राम राज्य का मतलब क्या है, बहुत गलत सेंस ना ले लो, राम राज्य का मतलब है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट गवर्नेंस एंड जस्टिस, या लिख लीजिए इसको, राम राज्य इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट गवर्नेंस, जहां ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, विदाउट करप्शन वर्क कर रही है, जस्टिस बहुत अच्छे से पूरे देश में चल रहा है, हो हल्ला नहीं हो रहा, दंगे नहीं हो रहे, वो होता है राम राज्य, ठीक है। इसकी कल्पना की इन्होंने। नेक्स्ट इज सर्वधर्म संभव, ऑल रिलीजन आर रेस्पेक्टेड, दिस इज व्हाट अ सर्वोदय सोसाइटी शुड बी, लिख के रखो, नोट्स को टिक करके रखो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सब समझ आ रहा है ना, सर्वधर्म संभव लिख के आना इसको, ऑल रिलीजन आर रेस्पेक्टेड वेयर, दिस इज अ गुड एंड अ सर्वोदय सोसाइटी। और आखिरी इन्होंने कहा स्वराज, सेल्फ रूल एट द विलेज लेवल, जो आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दिस वाज द एंड ऑफ द Gandhiji's philosophy, which we have talked in very depth. Now we will talk about the journey of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar जी का पढ़ेंगे आप लोग।
दिस फिलोसफी क्लासेस आर लाइक आई ओपनर, इजंट इट? बहुत चीजें समझ आई होंगी कि कैसे अचीव करते हैं, कैसे बड़े लोग होते हैं। तो बड़ा बनने के लिए आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन और एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना होता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए, जिनका जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश के एक महार कम्युनिटी में, जो उस समय अनटचेबल कास्ट था। इसका मतलब है कि उन्होंने बचपन से ही भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन को बहुत देखा होगा और झेला भी होगा। इसी अनुभव ने उनको एक सोशल रिफॉर्मर बना दिया उनके जीवन में। वो स्कॉलरशिप पाते हैं, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट हुआ करते थे, और चले जाते हैं यूएसए एंड इंग्लैंड। वहां जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और वापस आकर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में लग जाते हैं हमारे देश में। ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ड्राफ्टिंग कमिटी के क्या बन जाते हैं वो, एक चेयरमैन, हेड। एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। He talked about the basic concept of the annihilation of the caste system. What is annihilation of the caste system? अंबेडकर जी का सबसे रिवॉल्यूशनरी और सबसे बड़ा कोई थॉट था तो दैट थॉट वाज द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका कहना था ये जाति प्रथा के इनका कहना था ये जाति प्रथा विनाश करना है। मतलब क्या है समझते हैं थोड़ा सा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम को सुधारा जा सकता है, इनका समझना था ऐसा, ठीक है। बट अंबेडकर जी ने कहा नहीं, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, द वर्ना सिस्टम, इनका ऐसा कहना था। व्हाई ही सेड सो? उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश में, एक फिलोसॉफिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम है। वो समझ रहे हो ना, एक फिलोसफी से जुड़ चुका है, एक रिलीजन से जुड़ा है, वरना सिस्टम में रिलीजन ही वैसा बना दिया गया है। इनका ये कहना था कि उसके रूट्स जो हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हैं, और वो प्रूव करते थे वो ग्रंथों से उठा उठा के। तो ये कहना था ये कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिलीजियस एज वेल एज अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि ये हिंदू टेक्स्ट में दिया हुआ है। व्हाट वर हिज व्यूज? इनका कहना था सिर्फ इंटरकास्ट, जो गांधी जी बोलते हैं ना, इंटरकास्ट डाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, तो इनका कहना था सिर्फ इंटरकास्ट डाइनिंग के साथ बैठ के खाना खा लिए, इंटरकास्ट मैरिजेस से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कि कोई भी कम्युनिटी के लोग शादी कर ले रहे हैं। वो कहते थे कि जब तक लोग धार्मिक ग्रंथों को की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, कि वो सिस्टम जो दिया हुआ है धार्मिक ग्रंथों में वो गलत है, उसको सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक असली चेंज नहीं आएगा। क्योंकि वो ग्रंथ को हम क्या मान लेते हैं, एकदम एंड ऑफ द लाइफ है वो, ऐसा उनका कहना था। तब तक उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या सबको बैठ के उसको गलत बोलना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत गहरा पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत जहरीला फल होता है। एक पेड़ है, बहुत पुराना है, रूट्स बहुत फैले हुए हैं उसके नीचे तक, एकदम डेप्थ तक, और उसमें जो फल होते हैं वो जहरीले होते हैं। अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ उन डालियों को, मतलब उन ब्रांचेस को काटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उनका कहना था क्या, ये फल को तोड़कर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या ब्रांचेस काट दिए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर ब्रांचेस उग जाएंगे, फिर एक फल आ जाएगा। या आप रोज फल को तोड़ दो तो ऐसा होगा कि जहरीला फल आना बंद हो जाएगा। इनका कहना था आपको उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। यहाँ पेड़ अभी आप जो समझ रहे हैं वो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, और जड़े जो हैं वो धार्मिक बिलीफ्स हैं। तो उनका ऐसा कहना था अगर एक जहर देने वाला फल है तो जहर देने वाले फल को ही काट दो, ऐसा कुछ जड़ को काट के खत्म कर दो, ऐसा। He talked about after the annihilation of caste system about the social democracy. अंबेडकर जी का विजन सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं था, जहां हर इंसान के पास वोट देने का अधिकार था। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों लेवल पर इक्वालिटी हो। इसको उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी कहा था। व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी फॉर अंबेडकर वाज अ वे ऑफ लाइफ दैट रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
जिस सोसाइटी में लिबर्टी हो, कहीं भी जा सको, कुछ भी कर सको, इक्वालिटी हो, बराबरी का अधिकार हो, और ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी का एक सोच हो, एक फीलिंग हो। इमेजिन करिए एक क्लासरूम जहां हर स्टूडेंट को सेम टेक्स्ट बुक मिलती है, ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई, ठीक है। लेकिन एक टीचर सभी स्टूडेंट को इक्वल रेस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी भी देता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो या ना आता हो, तब वो होगी सोशल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट इज, हम थोड़ा समझेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी उनके हिसाब से क्या था? अंबेडकर जी ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी दी थी कि कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ है, ठीक है। उनका कहना था कि वैदिक टेक्स्ट के प्रिंसिपल उनका कहना था कि ये वैदिक टेक्स्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है एक्चुअल में कास्ट सिस्टम। इस थ्योरी वाज, पहले दो तरीके के ट्राइब्स हुआ करते थे, ठीक है। एक थे सेटल्ड ट्राइब जो वैदिक, और दूसरे थे, उन्होंने क्या कहा, दो टाइप के ट्राइब हुआ करते थे, एक सेटल्ड ट्राइब थे, ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा नॉन सेटल्ड, जो घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे। अब सेटल्ड ट्राइब जो थे वो वैदिक ट्राइब हुआ करते थे, और जो नॉन सेटल्ड ट्राइब हुआ करते थे वो नॉन वैदिक ट्राइब हुआ करते थे। जब इन दोनों ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो जो जो लोग हार गए उन्हें उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, और उन्हें सोशल बॉयकॉट का शिकार करना पड़ गया था उस टाइम। उनका ये कहना था, हिज थ्योरी फॉर द बुद्धिज्म वाज दिस पर्टिकुलर थिंग। और इनका एक थ्योरी था द ब्रोकन मैन वाला थ्योरी। इनका कहना था इन हारने वाले अलग थलग हुए लोगों को अंबेडकर ने बोला ब्रोकन मैन, ठीक है। जब वो लोग गांव से बाहर रहने लगे और उन्हें फिजिकली अलग कर दिया गया, तो धीरे धीरे उन्हें अनटचेबल और दलित कहने लग गए। तो उनका ये कहना था कि ये सेटल्ड और अनसेटल्ड लोग थे। जो सेटल्ड थे वो वैदिक लोग हुआ करते थे, नॉन सेटल्ड ट्राइब वाले लोग, जब इन दोनों के बीच में वर्सेस हो गया, लड़ाई हुई, नॉन सेटल्ड लोग हार गए। नॉन सेटल्ड जब हारे तो वो गांव के बाहर रहने लगे, और जब गांव के बाहर रहने लगे तो उनको अनटचेबल और दलित बोलने लग गए। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि वेद वेद में ऐसा नहीं दिया हुआ है। इनके हिसाब से इनका कहना था कि अनटचेबिलिटी वाज नॉट एन एंशिएंट थिंग और डिवाइन लॉ, बट अ सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमिना दैट इवॉल्व्ड ओवर द टाइम आफ्टर द वॉर। इनका ऐसा कहना था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। खत्म, या आखिरी हैं। इसके बाद इंडियन फिलोसफी नहीं है, फिर हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दीज क्लासेस, 4-5 ही क्लासेस बची होंगी, इसके बाद फिर एथिक्स पढ़ेंगे, 2-3 क्लास खत्म। सो दीनदयाल उपाध्याय जी के सबसे पहले आपको ये समझना छोटा सा कंसेप्ट है, व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं ये। देखिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसे हम हिंदी में एकत्मा मानव दर्शन बोलते हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये फिलॉसफी को और पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ जोड़ा। इसका कोर आइडिया है कि इंसान और सोसाइटी दोनों का विकसित होना होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड तरीके से होना चाहिए। मतलब इंसान को भी वैसे विकसित होना चाहिए और सोसाइटी, दोनों को एक टाइप से। ऐसा नहीं कि इंसान ज्यादा विकसित और सोसाइटी नहीं हो रही, दोनों को बराबरी से होलिस्टिक रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में विकसित होना चाहिए। मगर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो दीनदयाल उपाध्याय जी है उनका कहना था कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जैसे कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों फ्लॉड है। जो कैपिटलिस्ट फिलोसफी है यूएसए की और जो सोशलिस्ट फिलोसफी है यूएसएसआर की, उन्होंने कहा दोनों गलत। ये मैंने बताया है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म इकोनॉमी में पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से, ठीक है। इनका कहना था कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है और सोशलिज्म सिर्फ मटेरियल इक्वालिटी पे फोकस करता है। कैपिटलिज्म क्या है, जो कमा रहा है कमाते जाए, धन आना चाहिए। सोशलिज्म क्या है, एक शहर में 100 गाय हैं और 100 लोग 200 लोग रहने वाले हैं, तो सबको आधा आधा लीटर दूध मिलना चाहिए, ये सोशलिज्म है। दोनों दोनों की दोनों फिलोसफीज जो हैं स्पिरिचुअल, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, दीनदयाल उपाध्याय जी के हिसाब से वो स्पिरिचुअल, कल्चरल और मेंटल एस्पेक्ट को इग्नोर करती है। सही में इग्नोर करती है ये फिलोसफी जो है, ठीक है। तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया।
उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों को रिजेक्ट करके एक इंडियन मॉडल बनाना चाहिए। उनकी फिलॉसफी जो थी, गांधी जी के प्रिंसिपल सर्वोदय, सबका विकास, स्वदेशी और ग्राम स्वराज से इंस्पायर्ड था। क्या क्या? सर्वोदय, स्वदेशी और ग्राम स्वराज, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्वदेशी अपने देश का प्रोडक्ट यूज करो, और सर्वोदय दैट इज सबका विकास। ठीक है। इमेजिन इन क्रिकेट टीम जहां हर प्लेयर का अपना एक यूनिक स्किल होता है, कोई अच्छा बॉलर, कोई फील्डर, कोई कीपर, कोई बैट्समैन, कोई अच्छा कैप्टन। एक बॉलर है, एक बैट्समैन है और एक फील्डर है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी कहती है कि हर प्लेयर की स्किल को रिस्पेक्ट करो और उन्हें साथ मिलकर एक टीम के लिए काम करने दो। इसमें टीम और हर प्लेयर दोनों का विकास होगा। भैया बिना बॉलर के आप खेल नहीं पाओगे, 10 बैटिंग करने के लिए ले गए तो बॉलर ही नहीं है, दे दनादन अगला टीम मारेगा। एक अच्छा विकास दोनों का कब होगा? होलिस्टिक, जब सब एक अच्छे साथ जुड़ के काम करेंगे। तो यही उनका कहना था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ही सेड द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड इज कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को गोल बना के, जो पुरुषार्थ थ्योरी है आपका, वही आपको गोल रहना चाहिए। तो मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में पहली क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंडिविजुअलिज्म को एकदम से रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे वेस्टर्न थॉट्स कहते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ इंडिविजुअल का एक कलेक्शन है। सोसाइटी क्या है वेस्टर्न थॉट के हिसाब से? कांग्रेस है। मतलब अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोग एक जगह पे जुड़ गए तो वो सोसाइटी बन गई। बट ये इंडिविजुअलिज्म को ये रिजेक्ट करते हैं। उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे इंसान की बॉडी में हर ऑर्गन अपना एक काम करता है, वैसे ही सोसाइटी में हर एक आदमी, हर एक इंसान का एक अपना रोल होता है, जैसे मैंने क्रिकेट टीम में आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इनका ये मानना था। ठीक है, नेक्स्ट इनका था रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के बाद द कंसेप्ट ऑफ धर्म राज्य, द कंसेप्ट ऑफ धर्म राज्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से इसको बता रहा हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद वो धर्म राज्य की थ्योरी देते हैं। व्हाट इज धर्म राज्य? तो धर्म राज्य एक ड्यूटी ओरिएंटेड स्टेट है। क्या है? ड्यूटी ओरिएंटेड स्टेट, जहां हर इंसान का अधिकार, हर इंसान का राइट, हर इंसान का कर्तव्य, हर इंसान की ड्यूटी डिटरमाइंड होती है, पहले से तय होती है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में लोग अपने अनलिमिटेड राइट्स को मानते हैं, जैसे आज है ना हमारे यहाँ अनलिमिटेड राइट्स को मानते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भाई, जब अनलिमिटेड राइट्स की बात की जाएगी। लेकिन धर्म राज्य में जब आपको पता है कि आपके राइट्स आपकी ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं, आपको ये राइट्स, आपको पता है ना, आप एक क्रिमिनल बन जाओगे तो आपको सारे राइट्स नहीं मिलेंगे फंडामेंटल, आप जेल में बंद हो तो यही धर्म राज्य की बात की। आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप गुड सिटीजन हो, आप फॉलो कर रहे हो लॉस को। तो यही उनका कहना था। ठीक है, तो यही उनका कहना था। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द थिंग। यू कैन रीड आउट द नोट्स, नोट्स से भी और अच्छे से पढ़ लीजिए आप एक बार। कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉल मी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और वेस्टर्न थॉट्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज। हैप्पी स्माइल रहना चाहिए चेहरे में। ठीक है, चलो।